मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डेली दिनों से हम लोग लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो अंतिम समय में आपके सभी विषय के रिवीजन के लिए डेली हम लोग शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की चर्चा इस समय कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग आपके सामाजिक विज्ञान के शानदार शानदार प्रश्नों के साथ रिवीजन करेंगे। इस क्लास का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे पहला कि अंतिम समय में आपका अंतिम रिवीजन हो पाए, उसके साथ साथ अंतिम महत्वपूर्ण गेस प्रश्न जो कि सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए नया ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, 1 से 80 तक कह रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का जवाब आपको OMR शीट पर देना है। लेकिन यहाँ पे आज की इस क्लास में पूरे 80 प्रश्न को हम लोग समाप्त कर देंगे और आपके लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। इसमें 70 प्लस आपको अंतिम समय है। तो जैसे कल के साइंस के टेस्ट में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताए थे, काफी छात्र छात्राओं का आया था कमेंट कि हमने 70 प्लस सही किया, तो उसी तरह आपको आज के टेस्ट में भी 70 प्लस सही करना है। चलिए अपना टारगेट याद रखिएगा, 70 प्लस आपको स्कोर करके जाना है। पहला यहाँ पे प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। काफी शानदार प्रश्न है। आप जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, फिर 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। वहीं पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन किसने किया था सर। तो जो भी छात्र छात्राएं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, करजन ने। आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 प्लस टारगेट याद रखिएगा, अंत में जरूर बताइएगा कि आपने 70 प्लस स्कोर किया कि नहीं, क्योंकि काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 10 घंटे का आंदोलन कहां चला। काफी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है 4 देश का नाम दिया गया है, इसमें 10 घंटे का आंदोलन कहां पे चला था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड में, बिल्कुल सही, इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला था। ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो आंसर दीजिए, 70 प्लस सही करने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, तो अंतिम समय में सभी आंसर याद जरूर कर लीजिएगा और इसके माध्यम से आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। आपसे स्पष्ट शब्दों में पूछा जा रहा है कि सीधी लकीरों का आतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। सीधी लकीरों के आतिला के रूप में सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न है, इसमें से किसका चित्रण किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैरन हॉसमान का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी नहीं मालूम था तो याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। पश्मीना जो ऊन है वो इसमें से किस जानवर के रोए से हम लोग बनाते हैं, यही का सही आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझा दे रहा हूं, आपको सिर्फ सही ऑप्शन कमेंट कर देना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय है। तो अंतिम समय जैसे प्रश्न आए वैसे ही आपको सटीक आंसर दे देना चाहिए। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं सर भेड़ के रुआ से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया। कांडला जो पतन है वो इसमें से किस राज्य में बनाया गया, तो गुजरात राज्य में। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 5 का। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए पे है पटना, बी पे है हाजीपुर है, सी पर सोनपुर, डी पर है समस्तीपुर। चलिए देखते हैं कितने छात्र छात्राएं छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हाजीपुर में है, काफी प्रश्न में लोग चर्चा की है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में। छठा का ऑप्शन भी कमेंट कर देना है। 7 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, कह रहा है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में जो दल बदल कानून हम लोग कितना बार पढ़ते हैं, जो सांसद और विधायकों पर लागू होता है, वो किस वर्ष लागू किया गया, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1985 में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया था, 1985 में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आ चुका है, कह रहा है सही ऑप्शन किस देश का नाम होगा, यही आपको कमेंट कर देना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। 10th का छोटा बउआ भी बता देगा, बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है गुरुजी। हम जानते हैं हमारा देश भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। काफी शानदार, ऑप्शन सी, सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तब भी भारत ही होगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। मुद्रा का यह परिभाषा किसने दिया है। मुद्रा वाला चैप्टर से प्रश्न है, मुद्रा का यह परिभाषा किसने दिया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। ये परिभाषा मुद्रा का किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था सर, तो हार्टले विर्दस ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी गुरुजी सही आंसर याद रखेंगे 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ।
आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर याद किए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं याद किए तो मैं सही आंसर बताऊंगा तो याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था सर, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी पे दिया गया था 1982 ईस्वी में। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। इसमें से किसने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की, आपको बताना है। ऑप्शन के अनुसार क्या सही आंसर होगा, तो आप जानते हैं अगर बुक पढ़े होंगे तो एबनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की। तो ऑप्शन 11 का सही आंसर याद रखेंगे। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, कई बार मैं आपको बोला था क्लास में कि 12 नंबर प्रश्न रट जाइए। कई बार मैं आपको बताया हूं कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। जो प्रिंटिंग मशीन वाले गुटेनबर्ग हैं उनका जन्म जो है किस देश में हुआ था, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है सर। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी में। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे आपके 12 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला अध्यक्ष आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला अध्यक्ष कौन बने थे सर। तो WC बनर्जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। ये सामाजिक विज्ञान है, इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लेना है। मैथ में हम लोग काफी समय लेते हैं, मैं आपको खुद सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन अंतिम समय तो सामाजिक विज्ञान में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लेना है। या तो सही आंसर है तो मालूम है आपको तो कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो मैं जो आंसर बता रहा हूं याद करते चले, क्योंकि इसमें कुछ भी अब समझने का समय नहीं रह चुका है, क्योंकि अब समय बीत चुका है। इस समय जो भी आप याद कर लेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा। और 70 प्लस सही करके जाइएगा। कह रहे दास कैपिटल की रचना किसने की। देखिए बउआ टाइप प्रश्न पूछ दिया, 10th का छोटा बच्चा भी बता देगा। तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, आप भी तूफान मचाते हुए इसका सही आंसर कमेंट करेंगे कि दास कैपिटल की रचना किसने की। जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं सर कार्ल मार्क्स ने, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। दास कैपिटल को हम लोग समाजवादियों का बाइबिल भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। आपके प्रथम चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी से प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का आपका अवलंबन किसने किया सर। तो 15 का बउआ भी जानता है, 10th का बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो ऑप्शन सी पे दिया गया, तो इसे ही सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपके SCERT बुक से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आसान टाइप प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था सर। तो जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, नाविक था, बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ सर। तो 1861 ईस्वी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है। ही आपको सही आंसर कमेंट कर देना है। ऑप्शन ए नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1861। देखिए सभी आपके SCERT बुक का प्रश्न है और इसी से बिहार बोर्ड प्रश्न सेट करेगा, तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी फान बोई चाउ ने, बिल्कुल सही सर। 18 का ऑप्शन बी सही कमेंट कर देना है आपको। फान बोई चाउ राइटर है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। पिछले में मॉडल पेपर में काफी विस्तार से इसके बारे में आपको समझाया था और हम लोग उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न में भी इसकी चर्चा की है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव इसका पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज के मांग का। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन ए लाहौर 1929, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। इसका मतलब है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और डेली शाम 6:30 PM का क्लास आप की हैं, तो आप समझिएगा एग्जाम में आप 40 में 40 सही करके आएंगे। 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये भी आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न है, हिस्ट्री के बुक से। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था गुरुजी।
चली तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे काली मृदा का दूसरा नाम बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। काफी शानदार, याद रखना है, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, आंसर देते चलिए, याद करते चलिए। अपना टारगेट पे आपको नजर रखना है, 70 प्लस आपको सही करके जाना है। कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बउआ टाइप ऑफ प्रश्न आपके लिए हो चुका है, एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको बोला था। देखिए पढ़ाई करने का यही तरीका है कि आप टेस्ट दीजिए, दो काम आपको टेस्ट के माध्यम से करना है। एक तो आपका रिवीजन हो रहा है, दूसरा आपको खुद पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, तीसरा नहीं मालूम है तो इसीलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं कि याद करते चलिए ताकि दोबारा ये प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं काफी स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन सी 22 का कमेंट कर रहे हैं। समझिएगा आपका तैयारी बिल्कुल शानदार हो चुका है, काफी शानदार। मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा 23 का। जो भी छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि असम आपका आंसर, काफी शानदार है। काफी विद्यार्थी 23 का ऑप्शन है कमेंट कर रहे हैं, 70 प्लस सही करके जाइएगा, असम सही आंसर हो जाएगा। याद करते चलिए। 24 नंबर प्रश्न कह रहे हैं इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? काफी शानदार प्रश्न है, सभी प्रश्न बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। इन सभी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना हर साल बनी रहती है। कह रहा है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? सर कंज्यूमर इंडस्ट्री का उदाहरण कौन है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो चीनी उद्योग। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कर रहा है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? सटीक आंसर दीजिए। मैं बोल रहा हूं ये सामाजिक विज्ञान है, इसमें सीधे सीधे आपको आंसर कमेंट करना है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने भाग में बांटा गया था। सीधे सीधे ज्योग्राफी के बुक से प्रश्न छाप दिया है, 4 भाग में बांटा गया था। काफी शानदार, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर जो स्थान है वो बिहार के किस जिला में है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा, दरभंगा जिला में है कुशेश्वर स्थान। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर। 27 नंबर प्रश्न, किसी भी हाल में किसी भी विद्यार्थी का 27 का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। कह रहा है बिहार में कितना जिला है? जल्दी से, मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पा रहे हैं, आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए कि बिहार में कितना जिला है गुरुजी। तो 27 का राइट आंसर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी पे मिल जाएगा, 38 जिला है। काफी शानदार, ऑप्शन डी। 28 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है आपसे कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। ये भी प्रश्न आपके बुक से है, 2001 के जनगणना, क्योंकि आपका बुक अपडेट अभी नहीं हुआ है इसीलिए पूछा जा रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनगणना कितना था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी आप पढ़े होंगे, 8 करोड़ से अधिक था। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है ऊंचा वाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? काफी वीवीआई प्रश्न है इस साल के लिए, जल्दी से बताइएगा कि ऊंचा वाच प्रदर्शन के लिए जो हैस्यूर विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका विकास इसमें से किस विद्वान के द्वारा किया गया था, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो लेहमान के द्वारा। काफी शानदार, 29 का ऑप्शन भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? अर्थात कि क्या प्रश्न पूछ रहा है घूम फिर कर कि इसमें से किस उद्योग में कच्चा माल चूना पत्थर प्रयुक्त होता है कच्चा माल के रूप में, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। कितना भी घुमाकर पूछ ले, हम लोग कई बार चर्चा किए कि सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है, सीमेंट उद्योग। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था जो है किस संस्था में है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 31 का राइट आंसर आपके बुक के अनुसार कमेंट करना है, ऑप्शन डी। पंचायती राज व्यवस्था में आप जानते हैं औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
आगे बढ़ेंगे सर, 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीट की संख्या कितनी है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। कुल सीट नहीं पूछ रहा है, निर्वाचन के लिए, यहां पे देख लीजिए जिसपे चुनाव होता है वही प्रश्न पूछ रहा है। तो 32 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी पे आंसर मिल जाएगा आपको 543। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महेंद्र सिंह टिकैत। काफी शानदार। ऑप्शन सी, सभी पॉलिटिकल साइंस के बुक से सीधे सीधे प्रश्न उठाकर पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी सर, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। याद करते चलिएगा। अब 34 नंबर प्रश्न तूफानी लाल विद्यार्थियों के लिए है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आपको इसका आंसर गलत नहीं करना है। राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। अब 10th के विद्यार्थियों के लिए छोटा बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। बिहार बोर्ड कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया है। तो 34 का ऑप्शन है। जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं समझिए आप तूफानी लाल बन चुके हैं, आप एग्जाम में तूफान मचाने जा रहे हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक दल का नींव पड़ा था। काफी शानदार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। इसमें से किसके फैसला में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, अर्थात कि पहले से आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फैसला किसी पक्ष या विपक्ष में सुना देता है, ये संभावना किसमें है। तो गैर लोकतांत्रिक देश में। काफी शानदार। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 35 का। काफी शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्न का रिवीजन करके जाइएगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जो चीफ आपके न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 36 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। काफी शानदार। ऐसे तो कोलिजियम व्यवस्था है लेकिन राष्ट्रपति ही उसका नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे 36 का। आगे बढ़ते हैं सर, 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया। आपको बताना है कि पूरा एशिया की बात हो रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है। तो अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 37 का। आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में भी बताया था, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि ये प्रश्न घूम फिरकर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। देखिए आ गया। कह रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ। इस राज्य से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ। सर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो राजस्थान से। काफी शानदार है, हम लोग पढ़े हैं राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो 38 का ऑप्शन है आपको सही आंसर याद रखना है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बउआ टाइप प्रश्न है, सभी विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दीजिए। तो कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अंतिम समय चल रहा है, ये सब प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। मैं देख रहा हूं कितने छात्र छात्राएं इसका आंसर दे पाते हैं। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 39 का ए कमेंट कर रहे हैं। तो आपका आंसर काफी शानदार है। पटना का आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग। सब्जेक्टिव प्रश्न में भी मैं आपको विस्तार से बताया था वैश्वीकरण के अंग के बारे में, वहीं से प्रश्न है। तो वहां पे हम लोग चर्चा किए थे कि वैश्वीकरण के मुख्यतः 4 अंग है सर। तो ऑप्शन डी 40 का सही आंसर याद रखना है। देखिए एग्जाम में आपको 40 ही बनाना है, लेकिन यहां पे 80 की चर्चा करेंगे, आपको 70 प्लस सही करके जाएंगे तभी एग्जाम में आप 40 का जवाब दे पाएंगे। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न। एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रश्न को हम लोग रिपीट किए हैं कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। आभूषण के हमें परिशुद्धता को सुनिश्चित करना है, तो इसमें से कौन सा चिन्ह हम देखकर शुद्धता की जांच करेंगे, बोलेंगे कि शुद्ध है। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर अब बउआ भी जानता है, हॉलमार्क साइन। का भी शानदार, ऑप्शन बी हॉलमार्क चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया। सोचिए कितना बउआ टाइप प्रश्न पूछा। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था गुरुजी। तो काफी आसान प्रश्न है सर, ऑप्शन है अंग्रेजों ने। काफी शानदार, कैसे ही आसान आसान टाइप प्रश्न एग्जाम में खोज खोज कर आपको 40 बना देना है। ऑप्शन है सर अंग्रेजों ने अपनाया था फूट डालो और राज करो की नीति। 43 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया।
जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसकी जांच करने के लिए सरकार ने इसमें से किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। हंटर समिति का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं सर, 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है साख का अर्थ क्या होता है? क्रेडिट जो होता है, साख जहां आपका बनता है, तो उस साख का अर्थ क्या होता है? तो लोग सुनते हैं क्या कहते हैं, साख का मतलब क्या कि आपका कितना विश्वास है, ऋण लौटाने की क्षमता आपके अंदर कितना है। तो इसे ही आप बोलते हैं कि आपके पास क्रेडिट कितना है आपका। तो 44 का राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन ए पे दिया गया विश्वास करना, बी पे ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों होता है, इसीलिए ऑप्शन सी पे ए और बी दिया गया। तो ऑप्शन सी आपको सही आंसर करना है, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों साख का अर्थ है। ये सभी इकोनॉमिक्स से प्रश्न था। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, इसमें से कौन से अर्थशास्त्री हैं, कौन बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी सर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफी शानदार, ऑप्शन बी 45 का आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं सर? तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिवहन और बैंकिंग। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। सेवा क्षेत्र आप समझ रहे हैं, तृतीय क्षेत्र की बात हो रहा है, तो दो भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर करना है 46 का। आगे बढ़ते हैं सर, 47 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है आपसे कि WTO का विस्तारित रूप, अर्थात कि WTO का फुल फॉर्म इसमें से कौन सा है? कितना शानदार प्रश्न आपके लिए पूछा जा रहा है। तो 47 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिए तो कहिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफी शानदार, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन बी सही आंसर करना है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सही सही लिखा गया है, किस पे? बी पे। तो 47 का ऑप्शन बी। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है सूखा किस प्रकार की आपदा है? बउआ भी बता देगा, सूखा किस प्रकार की आपदा है सर? आपको भी तूफानी लाल की तरह तूफान मचाते हुए इसका आंसर कमेंट कर देना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है गुरुजी? प्राकृतिक आपदा। काफी शानदार सर, ऑप्शन ए 48 का सही आंसर करेंगे। 49 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885, दिसंबर 1885 बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर आपको याद रखना है सर। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है BS नायपाल कौन थे? BS नायपाल जो है इसमें से कौन थे, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। काफी शानदार, नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं, याद कर लीजिए BS नायपाल जो है नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज होता है उसके विजेता थे। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखिए, सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये कथन किसका है कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? ये कथन किसका है गुरुजी? तो मार्टिन लूथर जी का है। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर आपको याद रखना है। कितना शानदार शानदार स्टेटमेंट है और ये सभी बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न, 70 प्लस सही करके अगर आप जाते हैं अंत में नीचे कमेंट बॉक्स में बता के कि हाँ सर हमने 70 प्लस सही किया, समझिएगा एग्जाम में आपका 40 आराम से सही हो जाएगा। कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? अब तो ये आपके हिस्ट्री के बुक से सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। काफी शानदार, ऑप्शन बी 52 का आपको सही आंसर याद रखना है। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर जो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति है इसी के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं सर? तो 53 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर याद रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है सर? यही प्रश्न पूछा गया है। तो सतलज नदी, जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन सी 54 का सर राइट आंसर है। आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। आगे बढ़ते हैं सर, 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय, तो अभी हम लोग पढ़े थे, ऊपर क्या चर्चा किए थे कि बिहार में कहाँ पे है मुख्यालय? हाजीपुर में, वहीं है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय। तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है 55 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार जो है उसमें किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो
अल्पकाल ऋण का लेन देन होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर करना है 56 का। आगे बढ़ेंगे सर 57 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। कह रहा है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चला था? भारत में जो सबसे पहले रेलवे का विकास हो रहा था 1853 में, तो सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चला था, यही प्रश्न पूछता है। तो अब तो ये आपको याद हो चुका है, मुंबई से थाने के बीच चला था। बिल्कुल मुंबई और थाने के बीच सर, ऑप्शन सी सही आंसर। एग्जाम में आपको इसको करके आना है, OMR सीट मिलेगा। ये प्रश्न आएगा ऑप्शन सी, या मुंबई से थाने जिस ऑप्शन पे रहेगा उसे कलर करके चले आइएगा, 1 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? आपको बताना है कि सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है सर? तो जानते हैं उत्तर प्रदेश। काफी शानदार, ऑप्शन सी सर याद रखेंगे 58 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसमें से किस फसल को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। बिल्कुल सही, उजला सोना कपास को और जूट को सुनहरा रेशा। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है 59 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे सर 60 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है सर? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में हम लोग कितना नंबर पे हैं? 2 नंबर पे। तो ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो डिगबोई में स्थापित किया गया था प्रथम तेल शोधक कारखाना भारत में। तो ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है आपको 62 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई है? सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है वहीं से लाइन बाय लाइन उठाकर पूछ दिया कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां देखने को मिलता है? तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि बेल्जियम में। काफी शानदार, ऑप्शन सी। बुक का लाइन बाय लाइन अगर मैं कितना दिन से आपको सजेस्ट कर रहा था, अब तो समय नहीं है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपका सोचिए कितना शानदार सामाजिक विज्ञान का एग्जाम बीतेगा। कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं वो किस राज्य में चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही, रटते चलिएगा। ऑप्शन सी 70 प्लस सही करके जाना है और याद करना है आपको 80 में 80। आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, ये भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और कई बार बिहार बोर्ड इसे पूछ चुका है, इस साल भी पूछा जा सकता है। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? भारत में आपको बताना है वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिल्कुल सही, 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे सर 66 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे दिया गया है सर? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुजी, जनता को दिया गया है। काफी शानदार, लोकतंत्र में क्या है, जनता ही चुनाव में भाग लेता है और उसी में से कोई प्रतिनिधि चुना जाता है। तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? आपको बताना है भारतीय लोकतंत्र के, भारत की बात हो रहा है, कितने अंग है? अगर बुक पढ़े होंगे तो आपके लिए बउआ टाइप प्रश्न होगा। 3 अंग है। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है 67 का। आगे बढ़ेंगे सर 68 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अंतिम समय चल रहा है, बिल्कुल फास्ट आपको आंसर कमेंट करना है। कह रहा है भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? सोचिए, प्रश्न में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाते समय भी बताया था और कहा था इसको समझ के रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है। देखिए प्रश्न आ चुका है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितने सूची में किया गया? तो 3 सूची में, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है 68 का। जो संघीय सूची में जो विषय है उस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में जो है उस पर सिर्फ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में जो विषय को सम्मिलित किया गया है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानून बनाते
बनाते हैं तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। इस समय नेपाल में कौन सा शासन प्रणाली लागू है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है तो इसीलिए लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसलिए प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और आपके बुक में इसके बारे में पढ़ना है और यहाँ पे काफी सत्ता में उथल पुथल देखने को मिलता है, तो ऑप्शन है, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू है। 70 नंबर प्रश्न है संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोहरी, काफी शानदार, दोहरी सरकार सर, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है 1970 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। जो 1971 का आम चुनाव लड़ा गया था उसमें जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी था उसने किसका नारा दिया था इसमें, तो गरीबी हटाओ। सोचिए 1971 में नारा लगा था हमारे देश में गरीबी हटाओ, अभी आज तक वही नारा चलता है गरीबी हटाओ। आज समझिए 2022 में आप परीक्षा देंगे अभी भी वो नारा चालू है, अभी तक गरीबी हटा नहीं। ऑप्शन ए सही आंसर आपको कर देना है फिलहाल 71 का। 72 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। नरेगा का जो नाम है, कार्यक्रम जो नरेगा चल रहा था उसमें किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया, तो 72 का ऑप्शन डी, तभी तो बन गया मनरेगा। महात्मा गांधी का एम जोड़ दिया गया, मनरेगा बन गया। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 मार्च को, बिल्कुल सही 1950 में। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्लास्टिक मुद्रा कौन है, इसमें से प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन है सर, तो एटीएम। एटीएम आप जानते हैं प्लास्टिक, बाकी ड्राफ्ट चेक है नहीं है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। एटीएम जो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। 75 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारत का वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है, इसमें से कौन भारत का वित्तीय राजधानी है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अब तो ये प्रश्न आपको याद कर चुके होंगे, अंतिम समय है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं, काफी शानदार ऑप्शन है, आपको देखते देखते इसका कमेंट करना चाहिए। 76 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बताऊंगा तो याद करते चलिएगा। कह रहा है आपसे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। 76 नंबर प्रश्न का 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ सर, तो 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 77 नंबर प्रश्न का देखिए ऑप्शन ए पे दिया गया 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर याद रखना है 77 का। आगे बढ़ते हैं सर। 78 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार आया है, तो मैं जानता हूं आप कोई भी छात्र इसमें से गलत नहीं करेंगे। करा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो कई बार हम लोग चर्चा किए, पूरे विस्तार से हम लोग समझे थे कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को। बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें से सरकार का कौन सा प्रकार हम सबसे अच्छा मानते हैं, तो कहिएगा लोकतांत्रिक सरकार, बिल्कुल सही। लोकतंत्र का जो टाइप वाला सरकार है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें जनता जो है खुद चुनाव करती है अपने प्रतिनिधि का, तो ऑप्शन भी आपको देखते देखते आंसर कर देना है। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। अब नीचे देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप 70+ सही कर पाए हैं कि नहीं। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ दिन और आपका क्लासेस चलेगा एग्जाम तक, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए और डेली शाम 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए और अच्छा से एग्जाम देकर आइए, रिवीजन खूब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।